बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि एमडी कैट के हमारा पहले 3 यूनिट ख़त्म हो गए हैं, अब हमारा यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। आज ये जो यूनिट है ना एमडी कैट का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एमसीक्यूज़ वाला है। एमडी कैट की तैयारी में जैसा कि आपको पता है कि एफएससी के प्री मेडिकल के बच्चे, इसके अलावा ए लेवल्स के बच्चे और इसके अलावा हमारे डिफरेंट जो पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनके तमाम बच्चों ने एमडी कैट में अपीयर होना होता है। तो एमडी कैट के इस चैप्टर में मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं इस लेवल की, उनमें से जो कुछ भी मैंने देखा है पेपर में, एमसीक्यूज में, ठीक है, लाइंस में, वो सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो लिहाजा आपने बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर को गौर से सुनना है और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले नंबर पे हमारे चैप्टर में ऑसिलेशंस एंड वेव्स है, तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले ऑसिलेशंस को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम वेव्स के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ऑसिलेशंस को भी स्टडी करने से पहले देखें, जैसे कि आप बचपन में पढ़ते थे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। जब आप 10th क्लास में थे या ओ लेवल्स में भी थे तो आप लोगों ने उस वक्त ऑसिलेटरी मोशन की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम उस डेफिनेशन को गलती से दोबारा से लिखने की कोशिश कर लेते हैं। क्या होती थी बच्चों ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? देखिए, जब भी कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करती है तो हम कहते हैं कि उसकी मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती थी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी about mean position is called oscillatory motion या vibratory motion। oscillatory motion का फिजिक्स की मार्केट में दूसरा नाम याद रखें, वाइब्रेटरी मोशन भी है। क्या नाम है इसका बच्चों? वाइब्रेटरी मोशन भी इसका नाम है। अब इसकी जब आप एग्जांपल्स की बात करते थे तो इसकी एग्जांपल्स में आप सबसे पहले वो एक स्केल की बात करते थे कि सपोज करते हैं हमारे पास एक स्केल है, इसको फिक्स किया हुआ है एक एंड से हमने, और इस स्केल को दूसरे एंड से हम वाइब्रेशन पे सेट करते हैं। तो ये स्केल जो है ये क्या काम करेगा, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देता था। यानी कि स्केल को आप अपने हाथ में पकड़ के ना, ठीक है जी, मतलब इसको टेबल के ऊपर रख के एक साइड इसकी बाहर को रख के एक साइड पे हाथ रख के, तो एक साइड से जहां पे आपका हाथ हो उधर से इसको वाइब्रेशन पे सेट कर दे तो ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको ये पसंद नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी एग्जांपल पढ़ी थी कि हमारे पास छत के साथ हमने एक रस्सी लटका दी और रस्सी के साथ ये एक बॉल को लटका दिया, बांध दिया, और इस बॉल को जब हम मीन पोजीशन से आगे लेके जाते हैं तो ये बॉल को यहाँ पर लेके गए और जब इसको छोड़ देते थे तो ये बॉल यहाँ पर आती थी, फिर इनर्शिया की वजह से आगे जाती थी, फिर इधर आती थी और इस तरीके से ये मूव करना शुरू कर देती थी। ठीक है, तो अब ये देखें, ये भी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन थी। अगर आपको ये वाली एग्जांपल नहीं याद तो ये वाली एग्जांपल तो याद होगी कि अगर आप किसी भी मैस को एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दें, ये मैस इस वक्त मीन पोजीशन के ऊपर है। बच्चों, ये मैस इस वक्त किस पोजीशन पे है? मीन पोजीशन पे है। जब आप इस मैस को उठा के मूव करवाते थे, आगे को लेके जाते थे, यहां पर ले आए, और ये जो पोजीशन होती है इसको हम मैक्सिमम जहां तक आप इसको मीन पोजीशन से दूर लेके जाते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जब आप इस मैस को यहां से छोड़ देते थे तो ये मैस वापस आता था और यहां से कंप्रेस होता था, ठीक है, और उसके बाद दोबारा ये यहां पर आता है और इस तरीके से मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, ठीक है जी। ये टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे। हम टू एंड फ्रो की जगह पे बैक एंड फोर्थ का वर्ड भी यूज कर देते होते हैं कई दफा। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो यहां पर भी ये मीन पोजीशन थी, ठीक है, और मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, इस तरह यहां पर ये भी मीन पोजीशन थी। तो कोई भी बॉडी अगर मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो मूव करती है, तो हम उसकी मोशन को क्या नाम देते थे? ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते थे। इसके अलावा आप इसके एक और एग्जांपल पढ़ते थे कि हमारे पास सपोज करते हैं ये एक बाउल है और इस बाउल में यहां पर एक बॉल को, ये बॉल पहले यहां पर मीन पोजीशन पर था, हम इस बॉल को मीन पोजीशन से आगे लेकर गए और यहां से छोड़ दिया तो ये बॉल अब यहां पर आती है, फिर अपने इनर्शिया की वजह से इधर को, अपने पहले तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से नीचे आती थी, फिर इनर्शिया की वजह से इधर जाती है, फिर इस तरह, और इस तरीके से ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देती थी। अभी वो सारी बातें करेंगे कि ये इनर्शिया क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। तो मीन पोजीशन के बस टू एंड फ्रो मोशन जो होती है किसी भी बॉडी की, वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है? ऑसिलेटरी मोशन होती है। अच्छा, अब
एक ऑसिलेटरी मोशन के बाद हम एक और पढ़ते हैं मोशन, पीरियोडिक मोशन। कौन सी मोशन पढ़ते हैं बच्चों? पीरियोडिक मोशन पढ़ते हैं। ये पीरियोडिक मोशन क्या होती है? हमारी बुक में वर्ड लिखा हुआ है पीरियोडिक मोशन का, इसलिए मैं ये आपको बताना पसंद करूंगा कि ये पीरियोडिक मोशन भी यहां पर क्या होती है। देखिए पीरियोडिक मोशन हम ये बोलते हैं जब भी कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन, व्हेन बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब भी कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अपनी मोशन को रिपीट करती है तो बच्चों हम कहते हैं कि उसकी जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक का मतलब निकला टाइम पीरियड से, पीरियोडिक मीन पीरियड, तो टाइम पीरियड, ऐसी मोशन जिसमें किसी भी बॉडी का जो पीरियड ऑफ मोशन है, टाइम पीरियड जो है वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इस मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल अगर हम बात करें, जिस तरह से जमीन है जो हमारी, आपको पता है जो हमारी जमीन है ये सूरज के गिर्द गेड़े लगा रही है। ये सूरज है अगर, तो हमारी जो जमीन है वो सूरज के गिर्द क्या कर रही है? ऐसे सर्कुलर पाथ में जमीन जो है वो सूरज के गिर्द गेड़े लगा रही है, गेड़ालाइजेशन कर रही है। अच्छा, अब जमीन की सूरज के गिर्द जो मोशन है, अब आप देखें जमीन सूरज के गिर्द ऐसे ऐसे ये क्या कर रही है? मूव कर रही है अपने एक ऑर्बिट के अंदर। तो बच्चों अब देखें क्या अब कभी ऐसा होगा कि जमीन सूरज के गिर्द जो इसका अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर कर दिया हुआ है, ये उस टाइम से चेंज हो जाए? ये अपने टाइम को, अपनी मोशन को अपने टाइम के अंदर रिपीट कर रही है, ये अपनी मोशन को चेंज नहीं कर रही। और याद रखिएगा रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है जी, इज पीरियोडिक मोशन। और ये जो इसकी मोशन का टाइम पीरियड होता है ये 1 ईयर होता है। यानी जमीन एक साल, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर है। यानी जो जमीन है वो सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करती है 1 साल में, तो हम कहते हैं कि इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 1 ईयर। इसी तरह मून, रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो हमारी ये धरती माता है जमीन, ठीक है जी, इसके गिर्द मून भी तो रिवॉल्व कर रहा है ना। जमीन अगर सूरज के गिर्द घूम रही है तो आपको पता है कि जो मून है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो एक मिनट, ये सर्कल मेरा थोड़ा सा खराब हो गया भाई। असल में टैब के ऊपर जो है ना वो अक्सर इस तरह हो जाता है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो फिर चीजें थोड़ी सेट हो जाती हैं। अच्छा, अब देखें, अब मैं कहता हूं जी ये मून जो है ये क्या काम कर रहा है? जमीन के गिर्द गेड़ालाइजेशन कर रहा है। ओहो, किधर चला गया? अच्छा, अब ये जो मून जमीन के गिर्द गेड़ालाइजेशन करेगा तो बच्चों मून का ऑर्बिट है ना ये, तो मून अर्थ के गिर्द अपना एक रेवोल्यूशन जो है वो कितने टाइम में कवर करता है? उसका टाइम पीरियड जो होता है 27.3 डेज होता है। अब देखें ये फिक्स टाइम पीरियड्स है, तो इसका मतलब जब भी कोई बॉडी अपनी मोशन को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट करती है तो हम उसकी मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। इसी तरह आप लोग वो जो क्या नाम है, पुराने जमाने में जो घड़ियां होती थी जिनके साथ वो हैंड्स लगे होते थे, वो टिन टिन 2 बजे तो टिन टिन, 3 बजे तो टिन टिन टिन, ठीक है, इस तरह, तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपनी मोशन को बार बार रिपीट करते हैं। खैर, तो ये जो मोशंस हैं इनको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर ऑसिलेटरी मोशन में बॉडी अपने आप को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट करवाए तो हम कहते हैं कि वो ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। क्या ख्याल है? यानी कि अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन के गिर्द अपनी पोजीशन को, अपनी मोशन को रिपीट करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि हर ऑसिलेटरी मोशन फिर पीरियोडिक मोशन बन जाती है। एवरी, तो इधर हम एक लाइन लिख लेते हैं, एवरी ऑसिलेटरी मोशन, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, every oscillatory motion is periodic when body repeats its motion, when body repeats its motion in equal intervals, in equal intervals of time। तो हर वो मोशन जो अपने आप को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट करवा लेगी, तो वो ऑसिलेटरी मोशन बेशक है, वो कोई भी है, तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक व्हेन बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, मगर क्या हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकती है? नो, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। उसकी सिंपल सी वजह है, देखें ऑसिलेटरी मोशन में याद रखिएगा ना, तो देखें जब जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है आपको इसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। यानी पीरियोडिक मोशन में हमें एक्सल, जो पीरियोडिक मोशन है उसमें हमें मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन का
इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता, इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती कि बॉडी जो है ना अपनी फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द रोटेट करे, ना हमें इसमें वाइब्रेट करे, यानी कि ना हमें इसमें किसी फिक्स्ड पोजीशन की जरूरत है, ना हमें मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की कोई खास जरूरत है। तो हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होती। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, ये पास पेपर्स में कई दफा मैंने देखा है डिफरेंट पेपर्स में। तो ये होगी बच्चों बात पीरियोडिक मोशन की और ऑसिलेटरी मोशन की। अब इसी तरह जो अगर मैं आपसे पूछूं मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज, तो आप ये बोलेंगे जस्ट पीरियोडिक मोशन। मैं कहता हूं मोशन ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, आप कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन एज वेल एज पीरियोडिक मोशन। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप आती है जिसका नाम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, जिसको आप पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या नाम है इसका बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। ये थर्ड टाइप बेसिकली क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, ये एक स्पेशल टाइप है किसकी? अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। बच्चों ये ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है, और ये ऑसिलेटरी मोशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें बॉडी का, वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और माइनस का साइन ये शो करता है कि इनकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। मगर इसके लिए भी एक कंडीशन है, अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये हमारे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। याद रखिएगा, हर वाइब्रेटरी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। हर वाइब्रेटरी मोशन इसलिए तो वर्ड बोला गया है स्पेशल टाइप का। स्पेशल टाइप का मतलब यह है कि सिर्फ वो वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये वाली मोशन जो होती है सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसीलिए आप देखते हैं जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल पेंडुलम जो है उसमें भी अगर आपने कभी गौर से देखा हो ना, आपकी बुक में लिखा होता है कि जब ये सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है मगर ये जो एंगल है ये वेरी स्मॉल होगा, ये एंगल बड़ा स्मॉल हो ताकि ये मोशन तकरीबन स्ट्रेट लाइन जैसी बने। ठीक है, थोड़ा सा पाथ कर्व्ड है मगर स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर अंदर हम इसको भी सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ये इसके अंदर की बारीकी की बात थी। तो खैर, a special type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to displacement and it is always directed towards mean position is called simple harmonic motion। अच्छा, अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, इसका अगर ग्राफ की बात करें यहीं पर, वैसे तो चल इसका प्रूफ अगर आप लोगों को याद हो को हम ये भी कहते होते हैं अभी ग्राफ से पहले कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी कि फोर्स की जगह पे एक्सेलरेशन आ गया तो वो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x बन जाता है। इसका प्रूफ छोटा सा था, मैं आपको वैसे ही याद दहानी के लिए बता देता हूं। इसके प्रूफ में हम लोग क्या काम करते थे, हम लोग कहते थे जी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो -kx के बराबर होती है, और रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर हम ma लिखते थे, -kx आ गया तो यहां से a बराबर आ जाता था -k/m इंटू x। अब ये जो k/m है ये क्योंकि एक कांस्टेंट होता है तो a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू x, तो यहां से क्लियरली हो गया कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आ गया। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहीं से बेसिकली हमारे पास ये रिलेशन निकला हुआ था। यहां पर जो k होता था ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट की बात अभी हम करते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है हमारे पास आगे। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेक्स्ट जो बड़ी काम की बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में ग्राफ कैसा होगा, तो इसको अब आप लोग बड़े ध्यान से देख लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, मैं आपको बता रहा हूं। ये अक्सर नयाने जो है ना हमारे, वो इस ग्राफ को भूल जाते हैं, यार ये किधर से चला गया। एक तो ये जो है ना टैब के ऊपर भी ये बड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, मगर कोई नहीं। अच्छा, ये देखें, अगर बच्चों में आप लोगों के सामने, भाई बांजा तेरी मेहरबानी यार। अच्छा जी, यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हो, अगर एक मिनट, बल्कि हमें ये भी ग्राफ नहीं चाहिए। तुम भी कहोगे सर को पता नहीं क्या हो गया, भाई एक मिनट हौसला कर लो, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा भी हो जाता होता है। तुम तो समझ रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बस लकीर के फकीर सारे तुम्हारी तरह थोड़ी होते हैं। अच्छा,
हमें लाइन वैसे ही लगानी पड़ेगी, चलिए हम वैसे ही लगा लेते हैं, फिर कितना टाइम लगेगा यार, 2 मिनट लगने थे, अभी इतना टाइम ज़ाया करवा दिया। एक लाइन ये लगा ली, एक लाइन ये लगा ली, पेपर में तो तुम्हें बनानी ना पड़ेगी, बनानी तो मुझे पड़ेगी ना। अच्छा अब देखें मैं क्या काम करता हूं, हंस लो, देखो एक्सेलरेशन जो है वो हम वाई एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं। अब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, मगर आप देखें कि ये इनके साइंस के ऊपर गौर कीजिएगा। एक्सेलरेशन के साथ अगर पॉजिटिव का साइन है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव का साइन है। अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है। इसका मतलब कि ये ऑपोजिट साइंस जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस क्वाड्रेंट में होते हैं, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि इनके साइंस ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन की वजह से हमें पता चलेगा कि ग्राफ की जो शक्ल होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमें क्या पता चलेगा कि जो इसकी शेप होगी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ग्राफ की जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन होगी, मगर होगी किसमें, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऑपोजिट साइंस की वजह से। लिहाजा हम इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो बनाएंगे, मगर हम वो स्ट्रेट लाइन शो करेंगे बच्चों किसमें, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें शो करेंगे बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पर देखें हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मगर दोनों के साइंस क्या है, वो ऑपोजिट है। इसी तरह रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ ऐसा ही है, सेम। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसकी शेप कैसी होगी, तो सेम वही ग्राफ इसका यहां पे बनेगा। ये देखें, अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर एक्सेलरेशन ले लेते, सॉरी फोर्स ले लेते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स अगर हम लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में भी ग्राफ जो होगा वो इसी शेप का होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि दोनों का आपको पता है नेगेटिव के साथ रिलेशन है। तो ये नेगेटिव में है क्योंकि दोनों एक दूसरे के, इसलिए सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस ग्राफ के ऊपर हम हेडिंग बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसको हम सादा जुबान में क्या बोलते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी बोलते हैं। तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जबकि ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो अब ये दोनों ग्राफ्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसके बाद बच्चों देखें, ये अगर मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल, अब देखें मैं एक बड़ा छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये देखें हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ हमने एक मैस अटैच किया हुआ है m, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जब स्प्रिंग वाइब्रेट कर रहा है तो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है इसका जो, यानी कि 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर जब हम इसको लेकर गए, यानी 10 मीटर दूर मीन पोजीशन से लेकर गए, तो उसका एक्सेलरेशन उस वक्त नोट किया गया 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। और जो इसका मैस है, ये मैस में आपको कहता हूं 10 किलोग्राम है। कितना है, 10 किलोग्राम मैस था। तो बताएं जिस स्प्रिंग के साथ आपने ये मैस को हैंग किया है, मतलब इस मैस को अटैच किया है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। अब आप लोग इस फार्मूले से हम क्या काम करेंगे, हमें पता है कि अभी हम ऊपर फार्मूला पढ़ के आए ये वाला कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के ओवर एम इंटू एक्स। मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखेंगे क्योंकि नेगेटिव का साइन तो आपको पता है इनकी डायरेक्शन को शो करता है ना, तो वैसे ए इज इक्वल टू के ओवर एम इंटू एक्स, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो यहां से बच्चों के किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा ए एम डिवाइडेड बाई एक्स। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2, मैस की वैल्यू है 10, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। और जो के है इसका यूनिट होता है ये न्यूटन पर मीटर होता है। अगर आप यहां से के का यूनिट निकालना चाहें तो के का यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। इसकी भी अभी हम बात कर लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम किस तरीके से सोल्व किया करेंगे इसके क्वेश्चंस को। पहले तो हमने ये मैस स्प्रिंग सिस्टम में से, इसी तरह अगर आप देखें इसमें आपके पास 4 चीजें हैं, कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। तो अगर आपको कोई से भी 3 दिए हो आप चौथा मालूम कर सकते हैं। कई दफा वो आपको क्वेश्चन में के एम और ए देके आपसे एक्स पूछ सकता है, कई दफा वो आपको ए एम और एक्स देके के पूछ सकता है, जिसमें मैंने अभी पूछा। कई दफा आपको ए के एक्स देके एम पूछ सकता है, कई दफा आपको के एक्स एम देके ए पूछ सकता है। तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाती है, डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन किस टाइप का आया है पेपर में। अच्छा अब इसके बाद बच्चों हम मैस स्प्रिंग सिस्टम में सबसे पहले ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है,
अब हम थोड़ी सी अगली बात जो करेंगे वो किसकी है जी, स्प्रिंग कांस्टेंट की, कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज होती है, क्योंकि ये बार बार हमारे पास ना ये टर्म आनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये बार बार आए, बजाय ये कि हम बार बार इसको डिस्कस करें तो एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक देखिए मैं आपको दोबारा से समराइज करवा देता हूं। हमने अभी तक ऑसिलेटरी मोशन के बारे में कुछ बातें पढ़ी हैं, फिर हमने पीरियोडिक मोशन को देखा है, फिर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखा है, और अब हम जो स्प्रिंग कांस्टेंट है चौथे नंबर पे हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, देखें जब भी किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगती है तो उसमें एक्सटेंशन आती है। जिस तरह आप स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को पढ़ते थे, इलास्टिक कांस्टेंट के बराबर था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बच्चों वैसे ही याद रखिएगा कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये किसके बराबर होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। फोर्स जितनी लगी स्प्रिंग के ऊपर पर यूनिट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग के अंदर कितनी एक्सटेंशन आई और कितनी उसके ऊपर फोर्स लगी, उस फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान में, ठीक है जी, जो रेशो होती है उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो के है ये बराबर होता है एफ ओवर एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स ओवर एक्स होता है। मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं इसलिए मुझे यहां पर नेगेटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, के वैसे भी कांस्टेंट है तो मैं के का फार्मूला लगाते वक्त नेगेटिव का साइन को इस्तेमाल नहीं करूंगा। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर। क्योंकि यूनिट्स का टॉपिक एमडीकैट में शामिल नहीं है, मगर फिर भी ये बात याद रखिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट के जो यूनिट्स होते हैं ये सेम एज दैट ऑफ, कलर चेंज कर लेना, सेम एज दैट ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये आपके लिए एक अनोखी टेंशन है, मगर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस अभी याद रख लें क्योंकि ये भी एमडीकैट के सिलेबस में हमारे पास शामिल नहीं है। मगर ये एमसीक्यू डिफरेंट पेपर्स में देखा गया है, एमडीकैट के पेपर में तो नहीं देखा गया, मगर फिर भी आप इसको लाइन के तौर पे याद रख सकते हैं, जहां पे इतना कुछ याद रखा है वहां पे ये भी याद रख लो। अच्छा, स्प्रिंग को बच्चों जब हम याद रखिएगा डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि जब हम स्प्रिंग को इफ अ स्प्रिंग इज कट, if a spring is cut into n equal parts, अगर हम किसी भी स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, द स्प्रिंग कांस्टेंट तो कहा जाता है द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। तो बच्चों हर पार्ट का जो नया पार्ट बनता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट इज गिवन बाय, तो हर पार्ट का जो नया होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो n टाइम्स k के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, n k के बराबर होगा, यानी n टाइम्स। अब बच्चे कहते हैं सर ये स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे, मतलब आपने स्प्रिंग को डिवाइड किया, कट किया, उसकी लेंथ हाफ हो गई, यानी जितने भी यानी लेंथ कम होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे बढ़ गया। पुत्र एक तो ये आपको बात बता दी, अगर आपको हजम नहीं होती तो आप इसकी तफसील सुनना चाहते हैं तो मुझे क्या, मैं भी सुना तो दूंगा मैं। देखें बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा, अगर आप जहन पे गौर अपना जोर डालें, ठीक है गौर डालें कह रहा हूँ, जोर डालें ना अपने जहनों के ऊपर, तो आपको याद होगा यंग्स मॉडुलस जो होता था ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर होता था। अब स्ट्रेस जो था वो फोर्स ओवर एरिया था और स्ट्रेन जो था ये चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ थी। अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एफ ओवर ए और लेंथ ओवर डेल्टा एल, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो यहां से अब हमें क्या पता चला, देखिएगा जरा गौर से देखिएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। यहां पर अगर आप देखें गौर से तो ये फोर्स है, एफ फोर्स है और डेल्टा एल क्या है, एक्सटेंशन है। डेल्टा एल क्या है, एक्सटेंशन। तो ये फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन जो है, क्या मैं इसको स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो के एल डिवाइडेड बाय ए बन गया। तो यंग्स मॉडुलस जो है वो किसके बराबर आ गया, के एल ओवर ए के बराबर आ गया। यहां पर अगर मैं k की वैल्यू अब निकालूं तो बच्चों k बराबर आएगा वाई ए डिवाइडेड बाय एल। अब यहां पर हम अगर गौर से देखें तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो y है ये नेचर ऑफ द मटेरियल को शो करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके अलावा ये थिकनेस ऑफ द
स्प्रिंग के ऊपर भी ये डिपेंड करता है बच्चों, थिकनेस के ऊपर, और तीसरा ये लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यानी के का लेंथ के साथ क्या रिलेशन बना, आप देखें, अगर हम गौर से देखें तो के का लेंथ के साथ बच्चों इनवर्स रिलेशन बन रहा है। और जब भी दो चीजों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन होता है तो आपको पड़ता है एक एक कम होने से दूसरी ने बढ़ना है। तो जब आप स्प्रिंग को कट करते हैं n इक्वल पार्ट्स में, तो जो ओवरऑल लेंथ है वो n गुना कम हो जाती है। तो लेंथ ने जितने गुना कम होना है, स्प्रिंग कांस्टेंट ने उतने गुना बढ़ना ही है ना, इसलिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो पहले से उतने गुना बढ़ जाता है। तो ये बातें मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप नहीं भूलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं कहता हूं जी इफ अ स्प्रिंग इज कट इनटू, इफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, इफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी, इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। बच्चों इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। तो बच्चों हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? तो देखिए, जब आपने स्प्रिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, पहले तो ये देख लें, आपने स्प्रिंग को डिवाइड किया 3 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है। तो इसका मतलब जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमने देखा था कि NK होता है। तो हम बस सादा जुबान में यहां पर क्या लिख देंगे कि जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा? न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर आ जाएगा 3 टाइम्स 20। तो हमारे पास आंसर आ गया 60 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, इसी तरह स्प्रिंग कांस्टेंट से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये किसी पेपर में देखा गया था, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन को जरा गौर से सुनिएगा। कहता है जी अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का दूसरा नाम भी है फिजिक्स की मार्केट में, स्प्रिंग कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। तो कई जगहों पे ये फोर्स कांस्टेंट का वर्ड लिखा होता है, हमारे न्याने परेशान हो जाते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट को ही फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जरा सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, अब आप वीडियो को बैक करके सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मैं बस बोल रहा हूं ताकि हम जल्दी जल्दी आगे चलें। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कट इनटू 2 पीसेस। हमने इसको कट कर दिया बच्चों, कितने पीसेस में? 2 पीसेस में कट कर दिया। अच्छा, अब अगली बात क्या कहता है? सच दैट 1 पीस हैज डबल द लेंथ ऑफ द अदर। ठीक है जी, 2 पीसेस में डिवाइड किया, कहता है 1 पीस, जल्दी जल्दी लिखी दूं, हैज डबल द लेंथ ऑफ द अदर। तो कहते हैं एक पीस की जो लेंथ है वो दूसरे के मुकाबले में डबल है, यानी बड़े वाले पीस की जो लेंथ है वो छोटे वाले के मुकाबले में डबल है। सारी बात है, जिसकी लेंथ डबल है तो इसका मतलब वो बड़ा वाला सब पार्ट ही होगा ना। 2 पीसेस में डिवाइड किया, उनमें से एक पीस की लेंथ दूसरे के मुकाबले में क्या है? डबल है। द लॉन्गर पीस विल हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ के फॉर लॉन्गर पीस। हाँ जी, लॉन्गर पीस के लिए के की वैल्यू क्या होगी? अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन में आपको दे देता हूं 2/3 के, ये लो, क्या याद करोगे? बी ऑप्शन में आपको दे देता हूं बच्चों 3 के, फिर सी ऑप्शन में आपको दे देता हूं 2 के, और डी ऑप्शन में आपको दे देता हूं 3k/2। ये ले, अब आपने आसानी से इसको सोचें, वीडियो को पॉज करें और आंसर कैलकुलेट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है? अच्छा, अब आपने यकीनन इसको पॉज करके पहले सुन लिया होगा, देख लिया होगा। देखिए, मेरी बात सुने, ऐसे क्वेश्चन को ना सोल्व करने के लिए हमें चाहिए एक टेक्निक। देखिए, जब आप स्प्रिंग को पीसेस में डिवाइड करते हैं ना, तो उसकी नेचर तो चेंज नहीं होती। एक बात तो डन है, इसका मतलब है ना उसका वाई चेंज होना है, ना उसका एरिया चेंज होना है। अच्छा हाँ, लेंथ में जरूर तब्दीली आनी है तो के में भी तब्दीली आनी है। अब जरा यहां पर ना टेक्निकली मैं आपको ज्यादा लंबी बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मगर फिर भी देखें, मार्केट में चलता है तो हमारी भी मजबूरी है कई चीजें आपको बताना। देखें, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इसका लेंथ के साथ तो इनवर्स रिलेशन, एक बात तो डन है। उसने बोला है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस इज डबल ऑफ लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस। तो यहां से बस सिर्फ शॉर्टर डिवाइडेड बाय लॉन्गर की जब लेंथ की रेशो निकालेंगे आप, तो ये बराबर आ जाएगी 1:2। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको लेंथ की दी हुई है रेशो, तो वो तो डायरेक्ट चीज है। अगर रेशो नहीं दी तो हमने रेशो इस तरीके से बना लिया करनी है।
अब दूसरा काम आपने क्या काम करना है, अब जरा सुनिएगा गौर से। इसका तरीका भी है, मगर हम तरीके की तरफ नहीं जा रहे, बस आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर आप ज़हन में रखना चाहते हैं तो आपकी मेहरबानी है, नहीं तो ना सही, मेरा क्या जाना है। अच्छा, अब आप देखें, जब भी ये लेंथ रेशो आपके सामने आ जाए, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, शॉर्टर ओवर लॉन्गर पार्ट की जो लेंथ की रेशो है वो 1/2 आई है दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक। आप क्या काम करें, इन दोनों को ऐड करें, क्या आंसर आएगा? 3 आंसर आएगा, बिल्कुल 3 आंसर आएगा। अच्छा, तो यहां से सुनना जरा गौर से, आपने दोनों रेशोज को ऐड, यानी रेशो को ऐड कर देना है, वो आता है 3, याद रख लें। कितना आता है? वो 3 आता है। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है, सुनना, बड़ी हाई लेवल की बात बता रहा हूं, बल्कि तुम इसको रेशो की फॉर्म में लिख लो, कई न्यानों ने ना फिर डर जाना। ये देखें, अगर मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेता हूं, शॉर्टर टू लॉन्गर रेशो इज 1:2। अब जब हम इनको ऐड करते हैं क्या आता है? 3 आता है। तो बच्चों बस याद रखें, अब आपने क्या काम करना है, पहली बार लेंथ को, जो लेंथ है उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं और 3 से डिवाइड कर दें, तो वो L/3 आ जाएगा। ये पहले पार्ट की लेंथ आ गई। दूसरे पार्ट के लिए इस 2 को लेंथ से मल्टीप्लाई करवाएं और 3 से डिवाइड कर दें, ये हमारे पास दूसरे पार्ट की भी आ गई। यानी कि शॉर्टर लेंथ की, जो शॉर्टर स्प्रिंग है उसकी लेंथ है L/3 और लॉन्गर जो है उसकी लेंथ 2L/3 है। क्या ख्याल है? अब ये हमारे पास, ये नहीं कि रेशो के लिहाज से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया ना। अच्छा, अब देखिए, बस अगली बात सुनिएगा, लेंथ का, के का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? अभी हमने पढ़ा के का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब कि जब लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है तो इसकी जो लेंथ अगर 3 गुना कम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 गुना ज्यादा होगा। तो इसको भी मतलब आप उल्टा दें, 2/3 को 3/2 कर दें और L की जगह पे K लगा दें। इसका मतलब हमारे पास जो लॉन्गर पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया? 3K/2 आ गया। बच्चों ये शॉर्टकट तरीका बस याद रखिए, इसका कोई मतलब कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार मैं आपको और एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी यार, हमारे पास 2 स्प्रिंग्स हैं, उनकी जो लेंथ रेशो है वो है 2/5। कितनी है? 2/5 है। इसका मतलब कि इनके जो पार्ट्स बन गए हैं, यानी कि ये इनको जब ऐड करते हैं तो 7 आता है। तो हम इनकी लेंथ रेशो के मुताबिक हम क्या काम करेंगे कि जो इनके लॉन्गर और शॉर्टर पार्ट होंगे उनकी 2L/7 और 5L/7 होगी। इसी का जब हम अब उल्ट कर देंगे तो 7/2 के और दूसरे पार्ट की लेंथ बन जाएगी 7K/5। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहां से स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं लॉन्गर पार्ट का और शॉर्टर पार्ट का। ये एक जेन्युइन सा, मतलब देसी सा एक तरीका था आपको याद रखवाने के लिए। अच्छा बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट से ही रिलेटेड फिर एक और क्वेश्चन बनता होता है, और वो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अच्छा, हम स्प्रिंग्स को किस किस तरीके से डिवाइड कंबाइन कर सकते हैं? बच्चों याद रखिएगा, इसके 2 तरीके हैं। एक है सीरीज तरीका, जिस तरह कैपेसिटर्स का आपने पढ़ा, रेजिस्टर्स का पढ़ा, और एक है बच्चों पैरेलल तरीका। मैं बच्चों को इस लिहाज से याद करवाता होता हूं, आप याद रखें, KFC काका फ्रूट चार्ट है। अच्छा, K स्प्रिंग कांस्टेंट, F फोकल लेंथ, C कैपेसिटर। इनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम तरीकों से सॉल्व होते हैं। रेजिस्टर के ऑपोजिट होते हैं। जिस तरह रेजिस्टर सीरीज में थे तो R1 जमा R2 जमा R3 करते थे ना, जबकि कैपेसिटर सीरीज में तो रेसिप्रोकल्स ऐड करते थे। तो वैसे ही याद रखिएगा, कैपेसिटर्स की तरह ही स्प्रिंग्स के भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब स्प्रिंग्स सीरीज में होते हैं, यानी कि ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ हमने एक दूसरा स्प्रिंग अटैच कर दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो इस केस में हम 1/K इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करेंगे, वो 1/K1 प्लस 1/K2 के बराबर है। इसी तरह अगर हमारे पास, मैं कहता हूं जी, स्प्रिंग्स हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं। स्प्रिंग्स किस में लगे हुए हैं बच्चों? अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो अगर स्प्रिंग्स को हम पैरेलल में लगा देते हैं, यानी कि ये एक स्प्रिंग है सपोज करें, ठीक है जी, और इसके साथ हम एक दूसरा स्प्रिंग और लगा देते हैं, ऐसे पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। अब जब हमने इसको मतलब ये ऐसे कर दिया ना, ऐसे ये पैरेलल में लगे और यहाँ पे अब हम इनको ऑसिलेशन पर सेट करते हैं, तो अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो K1 प्लस K2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? K1 प्लस K2 के बराबर होगा। अब आप देखें, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल्स ऐड हो रहे हैं, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं। तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो ग्रेटर आएगा इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट से, जबकि यहां पर जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो लेस देन आएगा इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट से। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्रीज करना हो
तो टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ के, स्प्रिंग कांस्टेंट को डिक्रीज करना हो, जहां पर हमें के कम चाहिए हो वहां पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और ये वाला कॉम्बिनेशन यूज होता है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। और जहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ानी हो वहां पर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है स्प्रिंग्स का। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी हम देखेंगे यहां पर डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, मैं आपसे एक एमसीक्यू ही पूछ लेता हूं। मैं कहता हूं, जरा गौर से सवाल सुनिएगा, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या क्वेश्चन है जी? अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बच्चों? 3 इक्वल पार्ट्स। एंड दीज पार्ट्स आर ज्वाइंड, हाँ जी। अब हम इन पार्ट्स को अटैच कर देते हैं एंड टू एंड। किस तरीके से? एंड टू एंड, सॉरी बल्कि एंड टू एंड नहीं, हम साइड बाय साइड कर देते हैं। हालांकि एंड टू एंड भी कर सकते हैं, कोई मैं अभी कर दूंगा, वो भी रोना शुरू हो जाना। अच्छा, आर ज्वाइंड साइड बाय साइड, आर ज्वाइंड साइड बाय साइड। द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अब बताएं इस पूरे कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? अब ऐसे क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले तो जब हम स्प्रिंग को कट करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में? 3 इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बन जाएगा? 3 के। एक बात तो ये डन होगी, यानी हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 3 के आया। अब जब हम इनको अटैच कर देते हैं साइड बाय साइड को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये याद रखिएगा। अगर एंड टू एंड होता तो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज जो होता है ये एंड टू एंड होता है। सीरीज कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? एंड टू एंड। जबकि पैरेलल कौन सा होता है बच्चों? साइड बाय साइड होता है। ये अगर आप लोगों ने लेक्चर लिए हो सेकंड ईयर के, क्योंकि पहले मैंने सीरीज सेकंड ईयर की अपलोड की है, उसमें मैंने एंड टू एंड कैपेसिटर्स का और रेजिस्टर्स का बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब खैर जब ये तीनों स्प्रिंग कांस्टेंट अब पैरेलल में लगा दिए, पैरेलल में तो आपको पता है कि जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है वो जस्ट एडिशन से निकलता है। तो जब आप इस सारे जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने हैं वो सबको जब आप एक मरतबा ऐड कर दें 3k जमा 3k जमा 3k, सो योर आंसर विल बी 9k। कितना आ गया बच्चों? इसका मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया? 9k आ गया। तो बच्चों ये स्प्रिंग कांस्टेंट के हवाले से कुछ बेसिक बातें थी जो कि मैं चाहता था कि आपको बता दी जाए। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड ग्राफिकल चीजें भी थोड़ी सी हम देख लेते हैं। देखें, याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पास एक स्प्रिंग जो एक ग्राफ है, ये कुछ इस तरह से है ग्राफ। ओ यार ये क्या है यार, एक मिनट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट का ग्राफ है जी। अच्छा, इसका मैं ना हमेशा एंगल भूल जाता हूं। हाँ ऐसे है ये। अच्छा जी, हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर बच्चों एफ है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक्स है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में अगर मैं मैग्नीट्यूड की बस बात करूं, डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो मैग्नीट्यूड्स का जो इनका ग्राफ होगा वो जाहिर बात है ये होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। क्या ग्राफ है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है ग्राफ। अगर मैं यहां पर इस ग्राफ की दो बातें पूछता हूं, अगर तो मैं अब आपसे ये एक नोट है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी कर लेंगे तो अच्छी बात है। सारी बात ऐसी चीजें क्योंकि है तो ये आपकी बुक से ही है ना, और एमडी कैट में शामिल भी है, तो इसलिए करना बेहतर है हमारे लिए। देखें, हमारे पास ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है। अगर मैं आपसे कहता हूं इस ग्राफ की स्लोप बच्चों निकालनी है, तो याद रखिएगा अगर आपने इस ग्राफ की स्लोप निकालनी है तो स्लोप ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, स्लोप ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या देती है? गिव्स। तो देखें, हम अगर स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्लोप यहां पर इसका एंगल भी तो कोई बन रहा होगा एक्स एक्सिस से, तो स्लोप बराबर होती है टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा बराबर होता है बेसिकली डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स, एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इसका
ये जो स्लोप होती है ग्राफ की, ये हमें क्या देती है? स्प्रिंग कांस्टेंट देती है। क्या देती है बच्चों? स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। इसको क्या हो गया है? अच्छा, दूसरी बात बच्चों, अगर मैं बात करता हूं एरिया अंडर द ग्राफ के, तो एरिया अंडर द ग्राफ हमें ये किसकी वैल्यू देता है? अगर मैं यहां पर एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करता हूं तो एरिया यहां पे बराबर आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल या ट्राइंगल, ट्राइंगल तो 1/2 f इंटू एक्स। तो ये हमारे पास बच्चों एरिया आ गया, और ये जो एरिया आया है 1/2 फोर्स इंटू एक्सटेंशन, ये हमें देता है वर्क डन की वैल्यू। जो हम स्प्रिंग को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हमें उस वर्क की वैल्यू देता है। हम यहां पर, और इस वर्क को हम ये भी बोलते हैं एनर्जी, बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग बोलते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब ये 1/2 f इंटू एक्स है। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि ये एरिया बेसिकली किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है। बच्चों ये एरिया किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है। तो हम यहां पे कह देते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 f इंटू एक्स। अब आपको पता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है? kx होता है। तो यहां से f किसके बराबर आता है? f किसके बराबर आएगा बच्चों? f इज इक्वल टू, सॉरी, f इज इक्वल टू kx है। तो बस हम डायरेक्ट पुट करते हैं ना, f इज इक्वल टू kx इसकी जगह पर। तो यहां पर 1/2 f की जगह पर आया kx और साथ में आ गया x, तो ये बन गया 1/2 kx स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों बेसिकली, और ये वर्क जो होता है ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। अब यहां पर वर्ड है कि पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों? क्योंकि देखें आप स्प्रिंग को उसकी मर्जी के खिलाफ उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। क्या ख्याल है? स्प्रिंग तो जाना नहीं ना चाह रहा आगे, आप उसको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। तो जहां पे जबरदस्ती वाली एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला 1/2 kx स्क्वायर होता है। अब अगर हमारे पास एक ही, मैं आपको अब एक और सवाल देता हूं। अब यहाँ पे सवाल बड़ा सिंपल सा है, और वो सवाल ये है कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग के दो स्प्रिंग्स हैं। कितने स्प्रिंग्स हैं बच्चों? दो स्प्रिंग्स हैं। ओ यार तुम क्या है यार, ये दो स्प्रिंग्स हैं, एक मिनट, कितने स्प्रिंग्स हैं जी? दो। अच्छा यार, ये स्प्रिंग्स के, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक हमारे पास स्प्रिंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इधर है, और एक का बच्चों हमारे पास फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो इधर है। इसका मैं आपको कहता हूं बच्चों, एक का ग्राफ 30 डिग्री के ऊपर है और एक का ग्राफ 60 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये बी स्प्रिंग है, ये ए स्प्रिंग है, और यहां पर ए स्प्रिंग का फोर्स है, ठीक है, और यहां पर बच्चों बी स्प्रिंग की फोर्स है। तो अब आपने बताना है कि बताएं दोनों स्प्रिंग्स के, अब देखिएगा जरा गौर से, दोनों स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट की रेशो क्या होगी? के ए ओवर के बी किसके बराबर होगा? तो के ए ओवर के बी बराबर होगा टेंजेंट थीटा ए डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा बी। अब टेंजेंट थीटा ए के लिए हम लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री, और टेंजेंट थीटा बी के लिए हम लिखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री। अब जो टेंजेंट 30 डिग्री होता है ये किसके बराबर होता है? अगर आपको पता हो, जो टेंजेंट 30 डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों को पता है 1/√3 होता है, और टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1:3। तो ये हमारे पास बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट्स की रेशो आ गई है। तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है, हम ये भी कह सकते हैं कि के बी जो है वो 3 टाइम्स के ए के बराबर है, यानी कि जो बी का स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ए के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। तो यहां से ये रेशो वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को बच्चों छोटी छोटी बातें जुबानी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। लो बच्चों, इसके बाद ना अब हमने स्प्रिंग कांस्टेंट, कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग, उसके बाद ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन ये पढ़ ली है। अब हम थोड़ा सा इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम में। बच्चों मैस स्प्रिंग सिस्टम ये वो सिस्टम है जो आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए हैं। इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के से रिलेटेड अब जो हम बातें करने जा रहे हैं, इनको बड़े अच्छे तरीके से आपने बच्चों ध्यान से गौर से समझना है। देखें, अगर मैं आपके सामने एक स्प्रिंग बनाता हूं, ठीक है जी, लेट्स सपोज यहां पे हमारे पास ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। ऐसे ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और यहां पर हमारे पास
इसके साथ हम एक स्प्रिंग को बांध देते हैं। किसको बांध देते हैं बच्चों? स्प्रिंग को बांध देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग के साथ हमने एक मैस को ऐसे अटैच कर दिया है, और ये मैस के साथ अटैच करके इसको यानी कि ऐसे ऑसिलेशन पे सेट किया हुआ है। अच्छा, जब ये मैस इस वक्त अभी कहां पे है? इस वक्त ये मैस अपनी मीन पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? मीन पोजीशन पे है। अगर मैं इस मैस को बच्चों डिस्प्लेस करके, सपोज करते हैं मैं इसको डिस्प्लेस करके इस पोजीशन तक ले आता हूं, तो आपको पता है जब इसको मैं छोड़ भी दूंगा तो फिर इसने वापस भी इधर को आना है और इसने कंप्रेस भी होना है। अच्छा, अब ये सारी बातें भी हम देखेंगे। जब ये मैस, ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। बच्चों ये कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरह ये वाली जो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, जब ये मैस मीन पोजीशन पर होता है तो हमें पता है कि यहां से हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की थी, और फोर्स को अप्लाई करके बच्चों हम क्या काम कर रहे थे? इस मैस को आगे की तरफ ले गए थे, यानी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले गए थे इस मैस के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है। जब हम इसको आगे को ले गए और यहां पे जाके छोड़ दिया, जब हमने इसको छोड़ दिया तो बच्चों ये चरसी खुद ब खुद वापस आया पीछे को। अच्छा, तो इसका मतलब इसको पीछे को कौन लेके आ रहा है? इसको पीछे को लेके आने वाली फोर्स का नाम था रीस्टोरिंग फोर्स। और यहां पे आके ये रुका नहीं, बल्कि इसके इनर्शिया ने से कहा भाई किधर है, आगे चल तू। इनर्शिया की वजह से ये बेचारा इधर आया, मगर जब ये यहां पर आया दोबारा इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, दोबारा इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ गई, वो रीस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा यहां पे लेके आई, इनर्शिया इसको दोबारा अवे लेकर गया। तो इस तरीके से ये मूव करता रहा, मगर क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस बेशक सरफेस है, मगर थोड़ी बहुत अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन होगी तो ये ऐसा ऐसा रुक जाएगा। अब यहां पर जो बातें ऑब्जर्वेबल हैं, ये सारी बातें थ्योरी में आपने पढ़ी हुई हैं, जो यहां पर अब चीजें नोट करने वाली हैं वो बड़ी काम की बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखें, ये पहली बात तो याद रखें कि रीस्टोरिंग फोर्स, पहला पॉइंट यहां से क्या निकला? रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हमें यह पता चला कि बच्चों ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। आप देख भी सकते हैं इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। यहां पे भी गई तो मीन पोजीशन की तरफ ही आई, यहां पे भी गई तो दोनों एरो मीन पोजीशन की तरफ है। अच्छा, जबकि अगर इनर्शिया की बात करें, इनर्शिया इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों इनर्शिया जो है इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होती है। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, इनर्शिया की डायरेक्शन हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होती है। तो ये बात आपने नहीं बोल दी, ये दो बातें हो गई। अच्छा, फिर तीसरी बात जो यहां पर बड़ी काम की है वो क्या है? अगर आप गौर से देखें, एट एक्सट्रीम पोजीशन कौन कौन सी चीजें मैक्सिमम है? जरा गौर से देखिएगा आप लोग, मुझे ये बताएं, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच रही है तभी तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हो रही है, क्योंकि मीन पोजीशन तक जब वो आ गई तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको ले आई, इसका मतलब वो यूज होगी रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर रीस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम। अच्छा, जहां पर फोर्स मैक्सिमम होती है हम ये भी कहते हैं कि वहां पे एक्सेलरेशन भी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अच्छा, और बॉडी बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पर जब पहुंचती है तो कुछ टाइम जाहिर बात है वो रुकती है तो फिर ही पीछे को वापस आती है। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो वो मीन पोजीशन से बहुत दूर है, मैक्सिमम है। अच्छा, अब बात करते हैं वेलोसिटी की, तो जाहिर बात है वो रुकती है वहां पे, तो वेलोसिटी जीरो या हम मिनिमम बोलते हैं। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, क्योंकि स्पीड मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम या जीरो होती है, क्योंकि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे स्टॉप करती है ना, तो फिर ही वापस आती है ना वो। तो बच्चों ये 5 चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए, लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अच्छा, इसी तरह जब बॉडी कहां पे है, चौथा पॉइंट, जब बॉडी एट मीन पोजीशन है, तो बच्चों मीन पोजीशन के ऊपर देखें बॉडी तो स्टॉप नहीं करती, वो तो वहां से गुजर के आगे चली जाती है, मगर डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहां पे एक्सेलरेशन भी जीरो है, इसका मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स भी यूज हो गई हुई है वहां पे, वो भी जीरो हो गई। जबकि बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी से पीछे को जाती है या आगे को जाती है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। तो ये बातें आप लोगों ने देख ली। अच्छा, जहां पे अब ये भी ऊपर देखिए हम फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 kx² पढ़ के हैं, जहां पे x जीरो है हम ये भी कहेंगे इसका मतलब है जहां पे
x जीरो है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, हम इसी जीरो को मिनिमम बोलते हैं। मिनिमम और जीरो दोनों लिखा हो तो आप जीरो के ऊपर क्लिक करेंगे, वैसे तो जीरो या मिनिमम नहीं वो लिखेगा, ठीक है, मगर जीरो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे एग्जैक्टली जीरो, तो ये एग्जैक्टली जीरो है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहां पर अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन पे किस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, वो वैल्यूज अभी हमने कैलकुलेट करनी है सारी। ये 10 अपना 6 ये और 6 वो 12 एमसीक्यूज है ये, और 2 ऊपर वाले 14 एमसीक्यूज ये बच्चों आपके सामने होंगे। और ये वो बातें थी जो बहुत आसान से लेवल के ऊपर मैंने भी आपसे शुरू की है। अच्छा, अब यही हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो होता है, इसी हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के, अगर आपको याद हो, हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का कैलकुलेशन का फार्मूला क्या था। ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है तो इसके टाइम पीरियड की जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k होता था। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों इसके जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसका फार्मूला क्या होगा, तो पहले हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करें मैथ स्प्रिंग सिस्टम की तो वो क्या होती है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, इसका फार्मूला देखें, जब हम इसको प्रूफ करते थे तो हम ओमेगा स्क्वायर एक्स को पुट करते थे, ठीक है जी, अपना k ओवर m इंटू एक्स, k ओवर m इंटू एक्स। इसकी डेरिवेशन तो नहीं ना पेपर में आएगी, वो ये तो नहीं कहेगा भाई प्रूफ करो, तो तुमने डायरेक्ट याद रखना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k ओवर m। ये बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैथ स्प्रिंग सिस्टम था, ये टाइम पीरियड था। अच्छा, अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैथ स्प्रिंग सिस्टम अगर कैलकुलेट करनी है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो वो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगी 1/2 पाई अंडर रूट k ओवर m, 1/2 पाई अंडर रूट k ओवर m। ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बच्चों फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आ गया, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, और अगर इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, वो आप लोगों को याद होगा, माइनस k ओवर m इंटू एक्स था, हम पहले कैलकुलेट करके आ चुके हैं। क्या फार्मूला था बच्चों एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फार्मूला है माइनस k ओवर m इंटू एक्स, ये माइनस k डिवाइडेड बाय m इंटू एक्स, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था फार्मूला, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर तो हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने में कोई इतना ज्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा। इसकी वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नोड का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। ये एक्स नोड क्या है, एक्स क्या है, ये हम बातें भी कर लेंगे, मगर वैसे मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा बच्चों, ये जो एक्स नोड है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसी फॉर्मूले को हम मजीद ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट k ओवर m, अंडर रूट k ओवर m, और साथ में आ गया अंडर रूट एक्स नोड का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। क्या ख्याल है, और यही फार्मूला बन जाता था बाद में v इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहां पर थोड़ा सा गौर से देखूं तो v इज इक्वल टू एक्स नोड अंडर रूट k ओवर m, अंडर एक्स नोड अंडर रूट k ओवर m, और साथ में 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नोड का होल स्केयर और अंडर रूट, ये भी फार्मूला इसका एक बनता था। और इसी को हम मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नोड का स्केयर भी पढ़ते थे। ये हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के बच्चों वेलोसिटीज के फार्मूले हैं, ये आप लोगों ने जुबानी याद रखने हैं। ये दोबारा सुन ले, ओमेगा अंडर रूट एक्स नोड स्केयर माइनस एक्स स्केयर था ना, तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आया हमारे पास, ये एक्स नोड, और ये जो k ओवर m है ना, इसको हम बेसिकली ओमेगा बोलते हैं, तो एक्स नोड ओमेगा v मैक्स होता है। ये कैसे होता है, ये भी मैं भी आपको प्रोजेक्शन वाली बात में जाके बताऊंगा, अभी फार्मूले याद रखने हैं बस। इसके बाद बच्चों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, उसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का बल्कि रह गया है। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम को कैलकुलेट करने का फार्मूला x इज इक्वल टू एक्स नोड साइन ओमेगा टी होता है, और x इज इक्वल टू एक्स नोड कोस ओमेगा टी भी होता है। अच्छा, x इज इक्वल टू एक्स नोड साइन ओमेगा की जगह पे अंडर रूट k ओवर m भी आता था, और साथ में t लगाते हैं, इधर x नोड कोस अंडर रूट k ओवर m और साथ में t आ गया।
अब ये डिस्प्लेसमेंट के जो दो फार्मूलाज हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कब यूज होना है? जब बॉडी अपनी मोशन को स्टार्ट करती है, याद रखिएगा फ्रॉम मीन पोजीशन, तब हम डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में साइन यूज करते हैं। और जब बॉडी अपनी मोशन को स्टार्ट करती है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो उसके अंदर फेस बेसिकली 90 डिग्री का ऐड हो जाता है, और साइन में 90 ऐड करें, साइन थीटा प्लस 90 ऐड करें तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, दोनों फार्मूलाज हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं एमसीक्यूज में भी, आपको एमसीक्यूज भी इनसे रिलेटेड करवाऊंगा, तो मगर ये आप लोगों ने जुबानी याद रखने हैं। यानी कि हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमने क्या क्या बातें पढ़ ली हैं? एक तो ये ऊपर वाली 4 बातों के बाद हमने इनके फार्मूलाज पढ़े हैं, टाइम पीरियड के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, सिर्फ लीनियर फ्रीक्वेंसी का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, इसके बाद हम एक फार्मूला बच्चों और पढ़ते हैं, वो क्या है? हम डिस्प्लेसमेंट के बाद और वेलोसिटी के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों किसकी तरफ? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला 1/2kx² होता है, ठीक है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में, वो बराबर होता है 1/2kx² माइनस x का स्क्वायर, x² माइनस x का स्क्वायर। और जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने का जो मैस स्प्रिंग सिस्टम में फार्मूला है वो क्या है? अभी मैं फार्मूलाज लिख रहा हूं भाई, अभी इनकी बहुत कहानियां बाकी हैं। 1/2kx² का स्क्वायर, यहां पे एम्पलीट्यूड आता होता है। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूलाज हैं इनके कैलकुलेशंस के, मैस स्प्रिंग सिस्टम में ये तमाम फार्मूलाज हमारे यूज होने हैं, ठीक है। अब वो भी आप लोगों को पता है, क्योंकि देखें अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मीन पोजीशन पर और अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं, इधर भी अगर मैं मीन पोजीशन की बात करता हूं और एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूं, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे x की जगह पे x0 आता है। इसी तरह मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगी? x को 0 पुट करने पे 0 आएगी, जबकि x को x0 पुट करने पर पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन क्या आती है? मैक्सिमम आती है, और वो 1/2kx0 का स्क्वायर आती है। इसी तरह मीन पोजीशन पे अगर x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती है, और उसका फार्मूला 1/2kx0 का स्क्वायर बन जाता है। जबकि x की जगह पे x0 पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशंस के बाद उसको जब ये x0 पुट करेंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसके बाद बच्चों अभी हम वापस आएंगे, ये भी एनर्जी कंजर्वेशन हमने पढ़नी है। अभी मैंने आपको बस मैस स्प्रिंग सिस्टम में यूज होने वाली ये छोटी छोटी टर्म्स के बारे में बताया है। असल में ना ये टॉपिक ना अगर आप देखें तो इसमें ना बहुत ज़्यादा घपला मचा हुआ है। मैंने इस टॉपिक की जिस तरीके से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे जैसे सेट किया है मैंने इसको, आप इसको इसी तरीके से जहन में रखेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा। अच्छा, अब हम बच्चों सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट को, फ्रीक्वेंसी को, टाइम पीरियड को थोड़ा सा स्टडी कर देते हैं, जो इंस्टेंटेनियस, क्योंकि अभी आपने वर्ड देखा x का, x0 का, ठीक है। तो अब ये चीज़ें क्या हैं ज़रा गौर से देखिएगा। हम यहां पर हेडिंग बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, फिर एम्पलीट्यूड, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम पीरियड। अच्छा, अब ये चीजें है क्या है? तो फार्मूलाज तो हमने पढ़ ली हैं, वैसे तो ये मैंने अभी बतानी नहीं थी क्योंकि ये आपने बचपन में पढ़ी हुई है। एंट्री टेस्ट में ये चीजें थोड़ी इतनी मतलब अब A to Z हमने जाना है, मगर ये है कि फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, जब हमारे पास कोई भी मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है तो उस मैस स्प्रिंग सिस्टम में बच्चों, उस मैस स्प्रिंग सिस्टम में क्या होता है? जब ये मैस वाइब्रेट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है? वाइब्रेट कर रहा होता है। तो अब ये अगर सपोज करें मैस m यहां पर था मीन पोजीशन पर, कहां पर था? मीन पोजीशन पर। मैं इसको मूव करवा के आगे लेकर गया और यहां पर लाके जाके इसको मैंने अब यहां पे लेकर गया हूं ना, और यहां से इसको अब मैंने छोड़ना है। अच्छा, जब ये मैस इस वक्त मीन पोजीशन से छोड़ा जाएगा तो मीन पोजीशन से, देखें ये मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन के ऊपर जब था तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो था ये 0 था। ये डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0 था। जब हम इसको आगे लेके गए हैं तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी ये यहां पर 0 था, यहां पर जाएंगे, अच्छा अगर इस पोजीशन पर जाएंगे थोड़ा बढ़ गया होगा,
इस पोजीशन पर जाएंगे थोड़ा और बढ़ गया होगा, यानी कि जब हम इस मैस को मीन पोजीशन से आगे लेकर गए अब ये बढ़ गया, अच्छा और आगे लेकर गए ये और बढ़ गया, तो और आगे लेकर गए ये और बढ़ गया, और जहां तक हम मैक्सिमम इसको आगे लेकर गए यहां तक पहुंचे हैं, तो ये मैक्सिमम एक्स हो गया है। इस मैक्सिमम एक्स को बच्चों हम क्या नाम देते हैं, इस मैक्सिमम एक्स को हम एक्स नोड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एक्स नोड का नाम देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अच्छा, जब ये मैस को हम यहां से ले गए, इसको यहां पर लेके गए, अब इसको छोड़ दिया, अब ये मैस यहां पर आया इधर को, उसके बाद ये मैस यहां से आगे को भी गया, उसके बाद बच्चों ये मैस इधर भी आया, और उसके बाद ये इधर भी आया। देखें अब जरा गौर से सुनिएगा, जब ये मैस इधर भी आया, जाहिर बात है इसने इधर आना ही था। अच्छा, अब होगा क्या, ये मैस इस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आया, फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ गया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ आया, फिर मीन से दोबारा से नेगेटिव पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ आया। ये पूरा एक चक्कर लगा के है मीन पोजीशन के गिर्द, पूरा एक राउंड ट्रिप जो होता है उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। अगर मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता हूं तो देखिए, अगर मैं इनके नाम देता हूं ए बी सी, तो देखिए अगर मैं इसको ए से स्टार्ट करता हूं तो ये ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से वापस बी पर आया और बी से ए पे आया। यानी कि अगर मैं इसको ए से स्टार्ट करता हूं तो वाइब्रेशन क्या बनेगी, ए से बी, बी से सी, सी से बी और बी से वापस ए पर, ये एक वाइब्रेशन है। और अगर मैं इसको स्टार्ट ही कहां से करता हूं, बी पोजीशन से स्टार्ट करता हूं, तो ये बी से, अगर बी पोजीशन से स्टार्ट करता हूं, बी से ए पर गया, ए से बी पर आया बच्चों, बी से सी पर गया और सी से दोबारा कहां पे आया, बी पे आया, तब भी एक वाइब्रेशन पूरी हुई। तो ये बेसिकली वन वाइब्रेशन है। तो हम ये कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या कहते हैं बच्चों, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो ये बच्चों इसको बोलते हैं हम क्या, वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन। अब इस वाइब्रेशन में अगर आप देखें, अगर थोड़ा सा गौर से देखें, तो बेसिकली 4 एम्पलीट्यूड कवर हो रहे हैं। कैसे भला देखें, जब ये बॉडी यहां से इधर आई, एक एम्पलीट्यूड कवर किया, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, तो हम ये कहते हैं ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन टोटल डिस्टेंस जो कवर होता है वो बराबर होता है 4 गुना एम्पलीट्यूड के। जबकि अगर मैं बात करता हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट की, तो ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। उसकी वजह, क्योंकि बॉडी जहां से चलती है वहीं पे वापस आ जाती है। जबकि टोटल डिस्टेंस जो होता है, एक्स जो होता है, वो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो हम यहां से डिस्टेंस ओवर एम्पलीट्यूड की रेशो निकालें तो वो 4/1 आती है। ये भी एक एमसीक्यू ज़हन में रखिएगा। और वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम होता है, टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। बच्चों वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने का जो टाइम होता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अच्छा, और नंबर और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी हो रही हैं, कितने टाइम में हो रही हैं, यानी कि हम इसको n/t बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम होती है। और याद रखिएगा इसमें एक स्पेशल केस है फॉर वन वाइब्रेशन। अगर n की वैल्यू कितनी हो, 1 वाइब्रेशन हो, तो याद रखिएगा 1 वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, n की जगह पे 1, और 1 वाइब्रेशन के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो 1 वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t। ये जो आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t पढ़ते हैं ना, ये 1 वाइब्रेशन के लिए होता है। ये याद रखिएगा, हर वाइब्रेशन के लिए नहीं ऐसा होता। ये 1 वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी के लिए होता है फार्मूला 1/t। अगर n वाइब्रेशन हो फिर n/t ही होता है। ये स्मॉल n टोटल टाइम को शो करता है, ये कैपिटल T टाइम पीरियड को शो करता है, ये n नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को शो करता है। और इसका SI यूनिट पर सेकंड या हर्ट्ज जो हम पढ़ते हैं वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बच्चों एक टर्म आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी टर्म आती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम।
ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस नहीं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, मतलब ये सर्कुलर, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। हम ये कहते हैं कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन, सीएम। ये सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें जो फार्मूला होता है वो थीटा ओवर टी होता है। थीटा 1 वाइब्रेशन 1 रेवोल्यूशन के लिए 2 पाई और टाइम पीरियड, तो ये फार्मूला, और इसको हम ओमेगा बोलते हैं और इसी को हम 2 पाई एफ भी बोलते हैं। यहीं से अब 2 एमसीक्यूज में आपको बताता चलूं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। जबकि यहां पर अगर देखें तो ओमेगा जो है बेसिकली, अगर ये फ्रीक्वेंसी की जगह 1/t लिखें तो वो इधर आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। ये किसके बराबर होता है बच्चों? 2 पाई के बराबर होता है। और या हम ये भी कहते हैं रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द लीनियर फ्रीक्वेंसी, वो भी किसके बराबर होगी? 2 पाई के बराबर होगी। तो ये यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, टाइम पीरियड से रिलेटेड, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम का, अब क्वेश्चन सुनिएगा, एक मैस स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, तो बताएं ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन के दौरान वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो वो करेगा 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या ख्याल है? और अगर मैं 2 वाइब्रेशंस बोल देता तो इसका 32 आंसर आ जाना था। अगर 3 बोल दूंगा तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देते। तो ये मतलब हमारे पास ये लॉजिकल इसका आंसर बन सकता था। ओके बच्चों, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट चीज, वो है एसएचएम एंड यूसीएम। एसएचएम एंड यूसीएम, एसएचएम एंड यूसीएम, जिसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन को तो हम पढ़ चुके हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी हम काफी डिटेल में, अगर आपको याद हो, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा देखें, जब भी मैस स्प्रिंग सिस्टम, अगर मैं यहां पे, अब इसको हम वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम एक बना रहे हैं। अगर मैं बच्चों आपके सामने एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम बनाता हूं, जरा बातें अब गौर से सुनिएगा। मैंने आपको बताया आगे आगे बातें जो है ना वो थोड़ी टिपिकल होती जानी और बड़ी प्यारी होती जानी है। अच्छा, हमारे पास ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है और इस मैस स्प्रिंग सिस्टम में ये मैस इस वक्त मीन पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? मीन पोजीशन पे। मैं अगर इसको मूव करवाते करवाते इसको मैं मीन पोजीशन से कहां पर ले आता हूं? इधर लेके आया अप टू एक्सट्रीम पोजीशन, और जब इसको छोड़ देते हैं तो आपको पता है यही मैस फिर इधर भी जाता है और कंप्रेस भी होता है और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। अच्छा, ये वाली जो होती है मीन पोजीशन होती है, ठीक है, इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इसको हम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन अगर बोलते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव x नोट होता है, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन जो हम बोलते हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो -x नोट होता है। ये वो बातें थी जो आपने बचपन में पढ़ी थी। अच्छा, जब ये मैस वाइब्रेट कर रहा होता है, इसके साथ हम एक पॉइंटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पॉइंटर लगा देते हैं। ये पॉइंटर जब वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है बच्चों? ये वाइब्रेट कर रहा है। जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो हम इसके अगर हम क्या काम करते हैं, इसकी वाइब्रेशन, इस पॉइंटर की वाइब्रेशन को हम, जरा गौर से सुनिएगा बातें, इस पॉइंटर की वाइब्रेशन को अगर मैं यहां पर इधर एक लाइन लगा लेता हूं, ठीक है जी, इस लाइन में भी अगर आप गौर से देखें तो ये जो लाइन है, इस लाइन में हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये वाली पोजीशन मीन पोजीशन है, ठीक है, जबकि ऊपर वाली और नीचे वाली कौन सी है? एक्सट्रीम पोजीशंस है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, जरा गौर से सुने, जब ये मैस इस वक्त यहां पर t इज इक्वल टू 0 पर, जब हम इसको यहां से उठा के ऊपर लेके आते हैं तो देखिए इसकी वाइब्रेशन कैसे कंप्लीट होती है भला। अगर आप गौर से देखें, अब इसकी वाइब्रेशन कंप्लीट होनी है जब ये ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर से जब ये नीचे आया, फिर ये नीचे से बच्चों इधर आया, और फिर ये जब वापस इसी पोजीशन पे आया, नाउ इट्स वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड। यानी यहां से चलना शुरू किया और यहां पे आया, तब इसकी एक वाइब्रेशन पूरी हुई। पूरी वाइब्रेशन के टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। याद रखें, हम एक वाइब्रेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते होते हैं।
देखिए अगर आपने देखा हो 4 एम्पलीट्यूड थे ना एक वाइब्रेशन में, 4 एम्पलीट्यूड थे, तो हम 4 अगर टोटल टाइम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हर एक एरो ये जो है T/4 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 और T/4 का होगा। क्या ख्याल है कितने का होगा? T/4 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 का होगा हर एक इंटरवल। तो देखिए अगर मैं कहता हूं जी ये सपोज करें A है, ये B है और ये C है, तो देखिए अगर ये मैस स्प्रिंग सिस्टम A से B तक कितना टाइम ले रहा है बस, क्योंकि देखिए इसकी वाइब्रेशन अगर मैं पूरी ड्रॉ करूं, वाइब्रेशन तो ये है ना कि वो A से चला, फिर B पर गया, B से वो A पर आया, A से वो C पर गया, C से ये A पर आया, डेट इज वन वाइब्रेशन, डेट इज वन वाइब्रेशन। अच्छा, सिर्फ A से B तक का बच्चों टाइम मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो A से B तक का टाइम तो पूरे टाइम का चौथा हिस्सा है, तो वो T/4 है। अच्छा, A से A तक का टाइम ये आधी वाइब्रेशन होती है, इसको हम बोलते हैं T/2। इस A से बच्चों, इसी A से अगर मैं कहता हूं इस A से C तक का टाइम कितना होगा, तो देखिए हर टाइम T/4 है, तो यहां तक 3 ऐड हो जाने हैं, 3 T/4 बन जाने। और अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों ये पूरे A से A तक का टाइम, तो A से A तक का टाइम कितना है, वो टाइम पीरियड है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, यानी यहां से यहां तक का T/4, यहां से इधर तक का दोनों ऐड कर देंगे T/2, यहां से इधर तक का 3 T/4, यहां से यहां तक का टोटल चारों T/4 ऐड होंगे तो 4 T/4 डिवाइड 4 T/4, तो वो 4 से कट जाएगा, T बचेगा। ये थी मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम्स की कैलकुलेशन। यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि जब ये मैस मीन पोजीशन पर था, टाइम 0 था। ठीक है, यानी कि देखें अब मैं कहता हूं A B A C A, तो A पोजीशन पर टाइम 0 था, B पोजीशन पर टाइम T/4 था, A दोबारा A पर आया तो T/2 हुआ, C पर आया तो 3 T/4 हुआ, और वापस जब ये A पर आया तो पूरी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। क्या ख्याल है, ऐसा ही है? ले जी, ये बात हो गई हमारे पास इस मैस स्प्रिंग सिस्टम की। अगर अब हम यहां पर एक और सर्कुलर मोशन बना लेते हैं और इसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अगर मैं अब इन दोनों को कंपेयर करूं, सर्कुलर मोशन को और इससे, तो देखिए इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। सर्कुलर मोशन में पहले तो हम यहां पर ये जरा इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये बना लेते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं जी सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल है, सपोज करें वो पार्टिकल इस पॉइंट तक पहुंचा हुआ है सर्कल में मूव करता करता। अब इस पार्टिकल का, यानी ये पार्टिकल ओरिजिन से, ये ओरिजिन है सर्कल का, और ये पार्टिकल जो है जी ये सर्कल में मूव करता है, इसको हम P का नाम दें। अब ये सर्कल में यहां से इधर, फिर इधर, फिर ये इधर और ये इधर, इस तरीके से ये मूव कर रहा है। जब ये पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो इसकी प्रोजेक्शन, इसका अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो ये पॉइंट P का y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, इसलिए क्योंकि हम वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़े, इसलिए हम वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये एंगल थीटा है, आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अच्छा, अब ये जो टोटल यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये वाला टोटल, ये इधर से, इसका नाम बुक में दिया हुआ है D, इसका नाम दिया हुआ है E, मैं जरा आपके, और ये O है, बुक वाली चीजें रिवाइज करवा रहा हूं। ये D से O तक, ये D से O तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एम्पलीट्यूड। वो क्या है? एम्पलीट्यूड। तो अगर ये इतना हिस्सा एम्पलीट्यूड है तो बेसिकली OP भी क्या होगा? एम्पलीट्यूड ही होगा। जबकि ये प्रोजेक्शन जो हमने ड्रॉ किया है, ये आप देखें मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन वाला पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पोजीशन वाला है। तो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, तो ये x है, ये टोटल x नोड है। ये ट्राइंगल सी एक आपके सामने बन रही है, इस ट्राइंगल के ऊपर जब हम लोग साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है x/x नोड। यहां से हमें पता चलता है कि x इज इक्वल टू कितना आ गया? x नोड साइन थीटा आ गया। देखें अब बातें जो है ना ये अब आगे बढ़ती जा रही हैं, तो अब ये यहां पे समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूं। SHM एंड UCM, अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने ये पढ़ ली, ठीक है, और ये हमने पढ़ ली बच्चों क्या? SHM। अब इसमें दोनों में कंपैरिजन क्या है? आप देखें ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर की वाइब्रेशन भी हो रही है ऐसे इस लाइन के अलोंग, ये जो ग्रीन वाली लाइन है। इसी तरह ये प्रोजेक्शन N जो है ये ऊपर भी जाएगा और ये ऐसे इस लाइन के अलोंग मूव करता है। ये DE जो डायामीटर वाली लाइन है DE, इस DE के अलोंग ये प्रोजेक्शन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ये जो प्रोजेक्शन है ये क्या करता है? परफॉर्म्स
परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग लाइन डीई, अलोंग लाइन डीई। और इसी तरह ये भी जो पार्टिक, ये जो पॉइंटर है, ये भी तो इस लाइन बी सी के अलोंग क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हम ये कहते हैं मोशन ऑफ द पॉइंटर, क्या लाइन बोलते हैं, मोशन ऑफ द पॉइंटर, मोशन ऑफ द पॉइंटर इज रेप्लिका, रेप्लिका ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन की मोशन की रेप्लिका है। रेप्लिका का मतलब है मिलती जुलती शक्ल है। रेप्लिका का मतलब क्या होता है बच्चों, मिलती जुलती शक्ल है। तो ये दोनों एक दूसरे से रेप्लिका है, यानी एक दूसरे की मिलती जुलती शक्लें। ये वो बातें थी जो आप लोगों ने अपनी एफएससीओ के अंदर पढ़ी हैं। हम इस प्रोजेक्शन की अब तीन चीजें कैलकुलेट करते हैं। ये जो प्रोजेक्शन हमने पढ़ा है ना एन, ये प्रोजेक्शन एन की अगर बात की जाए तो इस प्रोजेक्शन एन के वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसके एंगल वगैरह भी बन रहे हैं। अगर आप एंगल देखें, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था। हमारा टॉपिक ये था बेसिकली, वो जो बातें ऊपर बताई है ना वो बुक में थ्योरी के अंदर लिखी हुई है बस। इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है और इसका एक्सेलरेशन क्या है। ये प्रोजेक्शन जो इस लाइन के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, इसकी ये तीनों चीजें बतानी है। तो बच्चों अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू वी नोट कोस थीटा था। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मीन पोजीशन से जब स्टार्ट करें x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा है। और इसी तरह जो एक्सेलरेशन है बच्चों, इसका फार्मूला a इज इक्वल टू माइनस ए नोट साइन थीटा होता है। थीटा को हम ओमेगा टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा को हम ओमेगा टी भी बोलते हैं। तो थीटा की जगह पे जब हम ओमेगा टी पुट करते हैं तो यही फार्मूला v इज इक्वल टू वी नोट कोस ओमेगा टी बन जाता है। क्या बन जाता है, v इज इक्वल टू वी नोट कोस ओमेगा टी। और यहां पे ये जो फार्मूला बनता है x का, ये बनता है x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी। इसी तरह यहां पर जो हम एक्सेलरेशन का करते हैं तो a इज इक्वल टू माइनस ए नोट साइन ओमेगा टी बनता है। और ये डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप गौर से देखें ना, ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में हमारे पास एक रिलेशन है। ये है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में एक इक्वेशन, ये है एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान में इक्वेशन। इसी तरह इनकी एक एक इक्वेशन आपने और पढ़ी है। वेलोसिटी की इक्वेशन पढ़ी थी ओमेगा अंडर रूट एक्स नोट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की यही पढ़ी है आपने, ठीक है। अच्छा, और ये जो था इसका आपने पढ़ा था a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। ये आपने फार्मूलाज बच्चों पढ़े थे यहाँ पे कैलकुलेशन में। जब हम इधर वेक्टर का साइन लगा देते थे तो इधर माइनस भी आता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये हम प्रोजेक्शंस की प्रूफ करते थे पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में। अब हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहां पर भी अगर आप गौर से देखें, अब ये मैं एरो खत्म कर देता हूं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एरो यहां पर नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। अच्छा, अब यहां पर भी आप बस देख सकते हैं, क्लियरली नजर आ रहा है कि एट मीन पोजीशन x 0 होना है। जब x 0 होना है तो मुझे बताओ मीन पोजीशन पे x 0 होना है तो v इज इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा नहीं आएगा, और इस v के साथ हम v नोट लगा देते हैं और इसको हम बोलते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी को शो करता है। किसको शो करता है बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी को शो करता है। इसी तरह जब हम यहां पर कहते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x की जगह पे जब हम x नोट पुट कर देते हैं तो ये कट जाता है, तो v इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह जब हम मीन पोजीशन पे x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो एक्सेलरेशन 0 आता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्योंकि मैक्सिमम होता है तो a नोड को मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोलते हैं, x नोड ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा जी, अब बच्चों ये प्रोजेक्शन की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की बातें हो गई, ठीक है। ये हमने बात की एसएचएम एंड यूसीएम के टॉपिक के अंदर से। देखें, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको तरतीब के साथ लेकर चला हूं और आपने तरतीब के साथ चीजों को याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। लो जी, अब हम थोड़ा सा इनके ग्राफ्स की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, चले पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ही पढ़ लेते हैं। तो बच्चों अगर आप गौर से देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए हमें पहले सबसे तो इक्वेशन पता होनी चाहिए। इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है, x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी। तो
यहां पे x और t के दरमियान में कौन सा फंक्शन आ रहा है? साइन फंक्शन आ रहा है। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक साइन वेव होता है। कौन सी वेव होती है? साइन वेव होती है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस के ऊपर टाइम। इस वेव के अंदर याद रखें, वेव के अंदर, इस वेव के अंदर जो अगर मैं इसी वेव को थोड़ा सा डिटेल बनाऊं बड़ा, तो देखें, बल्कि इधर ही देख लेते हैं। वेव के ऊपर ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहां तक एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने का जो टाइम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ये हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसी तरह हमारे पास एक आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या आता है ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी का जो फार्मूला हम डिराइव करते हैं जब बुक में, तो डेरिवेशन में ये फार्मूला यूज होता है v इज इक्वल टू वी नोट कोस ओमेगा टी। तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि ये एक कोसाइन वेव है, और कोसाइन वेव जो होती है ये हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होती है। ये कहां से स्टार्ट होती है? क्योंकि कोस 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसलिए साइन वाला ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। कोस 0 डिग्री क्योंकि 1 होता है, इसलिए ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहां पर इसका एक टाइम पीरियड कहां पर कंप्लीट होगा? वो इसका एक टाइम पीरियड यहां तक कंप्लीट होगा। ये इसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट है, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट है, और यहां तक ये जो चीज है ये इसका क्या है? एम्पलीट्यूड है। क्या है बच्चों? इसका एम्पलीट्यूड है। यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर वही मैं आपको बता रहा हूं, ये वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? टाइम। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दैट इज कोसाइन वेव। ये कौन सी वेव है बच्चों? कोसाइन वेव। और जो ये वाला ग्राफ है इसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज साइन वेव। हाँ, मगर देखें जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर बॉडी अपनी मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करे, बट हमें अभी उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये दो बातें हो गई। तीसरा बात, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान में ग्राफ। क्योंकि आपने इसका फार्मूला क्या पढ़ा है? इसका फार्मूला आपने पढ़ा है माइनस ए नोड साइन ओमेगा टी। तो यहां से हमें साफ नजर आ रहा है कि इसका जो ग्राफ होगा वो साइन वेव तो होगा मगर उसका उलट होगा, और साइन वेव का जो उलट है वो ये होता है, ये ऐसा होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स साइन वेव। क्या बोलते हैं? इनवर्स साइन वेव। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है ये एक इनवर्स साइन वेव होता है। टाइम पीरियड इसमें अभी भी यहीं पर ये टाइम पीरियड होगा, ये चीज इसका एम्पलीट्यूड होगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ की जो शेप है उसको हम क्या नाम देते हैं? इनवर्स साइन वेव का नाम देते हैं। देखें, हम ऊपर पढ़ के आए थे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये हमने तीन पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक हो गया। अब ये तीनों ग्राफ्स के बाद बच्चों ये जो फार्मूलाज है ना, अगर आप थोड़ा गौर से देखें, x इज इक्वल टू एक्स नोड साइन थीटा, या v इज इक्वल टू वी नोड कोस थीटा, या a इज इक्वल टू माइनस ए नोड साइन ऑफ थीटा। इधर से ये जो फार्मूलाज हैं बच्चों ये थीटा की फॉर्म में। अब ये थीटा वही है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल से एंगल है ना इसका टोटल। अगर ये थीटा यहां पर 30 डिग्री हो, कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगर ये थीटा यहां पर 45 डिग्री हो, अगर ये थीटा यहां पर 60 डिग्री हो, क्योंकि 90 डिग्री पर तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, वो मुझे जरूरत नहीं है। तो देखें, अगर मैं यहां पे कैलकुलेशन करता हूं तो x इज इक्वल टू 1/2 x नोड आ जाएगा। 45 डिग्री के ऊपर जो x है वो 1/√2 ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। 60 डिग्री के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है √3/2 ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या ख्याल? यही हम पढ़ते हैं। जबकि यहां पर अगर हम 30 डिग्री के ऊपर देखें तो 30 डिग्री के ऊपर जो v है वो √3/2 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। 45 डिग्री के एंगल के ऊपर अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वो किसके बराबर आती है? 45 डिग्री के ऊपर जो वेलोसिटी निकलती है वो 1/√2 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी आती है। और अगर 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री के ऊपर जो वेलोसिटी आती है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी आती है।
साइन वाली में दोबारा से वो डिस्प्लेसमेंट वाली बन जाएंगे एक्सेलरेशन की, ठीक है। नेगेटिव का साइन जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है और मैग्नीट्यूड में हम उसको यूज नहीं करते। तो यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्शन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है, किस एंगल के ऊपर उसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के 1/√2 हो जाती है। तो आप ये वाला आंसर देंगे 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। इसी तरह √3/2 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी किस एंगल पे होती है? 30 डिग्री के एंगल पे। हाफ किस एंगल पे होती है? 60 डिग्री के एंगल पे। इसी तरह जो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ कब होता है, ठीक है, 1/√2 कब होता है, √3/2 कब होता है। ये आपके पास सारे के सारे बच्चों MCQs हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं, हम ये साइन वेव हो या कोसाइन वेव, हम इनको साइनोसाइडल वेव बोलते हैं। तो अक्सर बच्चे धोखा खाते हैं, पता नहीं साइनोसाइडल जो है वो साइन वेव ही होती है। नहीं, जो कॉज वाली वेव होती है उसको भी हम साइनोसाइडल वेव ही बोलते हैं। अगर आप गौर से देखें ये भी तो पीछे से यहां से जाके ऐसे स्टार्ट ही हो रही है, बस फर्क ये है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होती है बेसिकली ये कौन सी वेव है? ये साइनोसाइडल वेव। तो साइनोसाइडल वेव जो होती है वो कोसाइन वेव भी हो सकती है और साइन वेव भी हो सकती है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ना इससे आपने धोखा खाना है। ओके बच्चों, ये आपके पास अभी थोड़ी सी बातें थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और किसकी? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। अभी हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में फेज पढ़ेंगे, फिर उसके रिलेट और फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM पढ़ेंगे और उसके बाद मैं एक टेबल बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वो टेबल हर चीज को, पूरे चैप्टर को समराइज कर देगा, ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन और साथ में सिंपल पेंडुलम पढ़ के कल हम ये अपना ऑसिलेशन वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। अल्लाह हाफिज।